वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। ये पार्ट 2 है। सेक्शंस 91 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सेक्शंस 91 में बताता है, ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग समझेंगे उसका सेक्शंस 91 का एक्सेप्शंस क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक बार अगर ग्रांट हो गया और एक बार अगर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट मतलब अगर कोई राइट आप दे रहे हैं, डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो सेल डेड हो गया, तो उसका जो टर्म्स है ये जो तीन चीज़ है, ये दोनों पार्ट को कवर करता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था उसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये क्या बोलता है कि लॉ के द्वारा रिक्वायरमेंट है। यस, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है और क्या रिक्वायरमेंट है ना, इन राइटिंग। ये जो तीनों चीज़ है ये राइटिंग में होना है या फिर रजिस्ट्रेशन होना है। ये लॉ रिक्वायर करता है मतलब कंपलसरी, और लॉ रिक्वायर नहीं करता है मतलब ऑप्शनल। तो ये जो चीज़ है सेक्शंस 92 ये ऑप्शनल वालों को कवर करता है, प्रोवाइडेड क्या है कि रिक्वायरमेंट नहीं करता है बट पार्टीज़ लोगों ने उसको राइटिंग में किया है, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया है या फिर उसको रजिस्ट्रेशंस किया है। ज़रूरी नहीं है, लॉ के द्वारा मैंडेटरी नहीं है, फिर भी पार्टीज़ लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है। तो सेक्शन 91 क्या कहता है कि अगर ये चीज़ है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट बनाए आपने उसको प्रोड्यूस कीजिए, ओरल एविडेंस देने का ज़रूरत नहीं है। समझ गए सेक्शन 91। अभी एक लॉजिक समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इरेज कर देना, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, आप ज़रूर एंड तक देखना। समझ गए? तो डॉक्यूमेंट बन गया, सपोज फॉर एग्जांपल ये है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है सेक्शन 91? तीन चीज़। डॉक्यूमेंट सेक्शन 91 तीन चीज़ को बताता है, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी। ये तीन चीज़ को बताता है सेक्शन 91। ठीक है। अब एक डॉक्यूमेंट्री फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट टू सेल है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। उसमें सारे टर्म्स लिखे गए हैं। ए ने लैंड, एक मुंबई में लैंड है, उसको 2 करोड़ में बेचा है, और ये जो बेसिक जो कंडीशंस या फिर टर्म्स है, या फिर इसमें और एक टर्म्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें वो लैंड को एंजॉय करेगा प्रोवाइडेड, और किसी और को वो मतलब पोस्टपोन नहीं कर सकता है। ऐसे कुछ कंडीशंस यहाँ पे डाल सकता है। ये डॉक्यूमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, अभी ए ने जो बी को जो सेल किया है, किसके द्वारा? जो सेल डीड के द्वारा। फॉर एग्जांपल, बी ने ए को धमकाया, मतलब एक सपोज एक बाहुबली मसलमैन है आदमी, जो गुंडा टाइप का आदमी है, आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, तो ये गुंडा आके धमकाता है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, तो ए ने प्रॉपर्टी बी के नाम पे कर दिया, मतलब उसको सेल डीड कर दिया। पैसा कुछ नहीं मिला, हालांकि एक सेल डीड बना दे कि हाँ मैंने पैसा लिया है और उसको बेच दिया। अभी इस केस में सेक्शन 91 क्या बोला कि अगर एक डॉक्यूमेंट हो गया मतलब उसको ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अभी इस केस में क्या करोगे? लॉजिक बताओ। डॉक्यूमेंट बन गया, अभी बी ने धमका चमका के ए से प्रॉपर्टी ले ली, सेल डीड बन गया। अभी ए कैसे प्रूव करेगा ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ये डर से बना गया है? आप सेक्शंस 15 से सेक्शंस 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे कि क्या क्या चीज़ कवर है। उसमें है आपका क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस, मिस्टेक। अगर ये सारा चीज़ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टी चाहे तो कैंसिल कर सकता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में ए ने डर के मारे बी को सेल डीड, अपनी प्रॉपर्टी सेल डीड बना दिया है। तो सेक्शंस 91 बता रहा है एक बार डॉक्यूमेंट बन गया मतलब वो फाइनल है, उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अभी एक कैसे प्रूव करेगा कि ये जो सेल डीड है ये कोएर्शन से बनाया गया है? कोएर्शन मतलब बी ने धमकी दी है, अगर नहीं दोगे मैं जान से मार दूंगा। तो सेक्शंस 91 के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट के द्वारा ही प्रूव किया जाएगा। अभी इस फैक्ट को कैसे प्रूव करेगा? अभी बी ने ए को धमकाया, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएगा? इसीलिए वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ के? सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 1 to 6।
तो ये है एक्सेप्शन, कहाँ पे? पहला है सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 1, इसमें ये वाला केस यहाँ पे दिया गया। समझ गए कॉन्सेप्ट? और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट एक बार बन गया, ये ए ने डर के मारे बी को सेल्डेड बना दिया है, तो सेक्शंस 91 बता रहे एक बार डॉक्यूमेंट बन गया मतलब फाइनल, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ करो। अगर जो बी ने जो धमका के ए से लिया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ से लाएगा? ये थोड़ी ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा कि हाँ बी ने धमकी दी है इसलिए मैंने उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है। तो ए ने सिर्फ क्या कर सकता है? ओरल एविडेंस दे सकता है। वो जो क्वेश्चन या फिर ऑनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड हुआ है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है फिर मिस्टेक हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए वो ओरल एविडेंस दे सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बताता है कि द फैक्ट, सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 1 ये कहता है कि द फैक्ट व्हिच विल इनवैलिडेट ए डॉक्यूमेंट, पहला कंडीशन है जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करेगा, और व्हिच विल एंटाइटल ए पर्सन टू ए डिक्री और होल्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ fraud or illegality or intimidations etc, then oral evidence of such fact can be given। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इस केस में एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये क्या पर लिखा है? सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 1, ये फर्स्ट सर्कमस्टांसेस हो गया। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट अभी दूसरा केस में जाएंगे। अभी दूसरे केस में ए और बी में बीच में डॉक्यूमेंट हुआ था। फॉर एग्जांपल लीज डीड हुआ है। लीज डीड में ये लिखा गया है कि जो लैंड है वो बी को लीज में दिया गया और वो 20,000 पर मंथ बी को देगा और प्रॉपर्टी का वो सबलेट नहीं कर सकता है, वो सारे टर्म्स हैं। ये डॉक्यूमेंट बन गया है। ठीक है? अभी सेक्शंस 91 बोलता है कि एक बार डॉक्यूमेंट हो गया तो जो भी टर्म्स है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ही प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें 20,000 पर मंथ पेमेंट करने का ए ने राजी हुआ, बी को पेमेंट करेगा, बट डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि कब पेमेंट करेगा, टाइम ऑफ पेमेंट। ये एग्जाम्पल है। ठीक है? इसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन करना भूल गए टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब महीने के जो मंथ है उसका कब पेमेंट करेगा, एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एडवांसली पेमेंट करेगा या फिर फोर्टनाइटली, फिर 15 दिन के बाद पेमेंट करेगा। सपोज़ एक मई महीना का है, मई महीने एंड होने के बाद तो 1 जून को देगा या फिर 15 जून को देगा या फिर 20 जून को देगा। टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, तो उस केस में इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेक्शन 91 बोलता है कि एक बार डॉक्यूमेंट बन गया मतलब ओरल एविडेंस नहीं देख सकते, सिर्फ जो भी टर्म्स प्रूव करना है आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। तो ये जो टाइम ऑफ पेमेंट के लिए क्या और एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने का ज़रूरत है? बना सकते हो, बट बनाने का ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। ये कहाँ पे लिखा है? ये सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 2 में दिखा गया है। वो बोलता है कि सेपरेट, इसमें ये बोलता है separate oral agreement between the parties as to any matter on which the document is silent and which is not inconsistent with the terms of the document, then oral evidence may be given। Clear? तो ये है, तो ये जो डॉक्यूमेंट के लिए जो टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं हुआ था, तो ए और बी दोनों ने ओरली राजी हो गया कि आपको फर्स्ट ऑफ एक महीना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ में फर्स्ट वीक में आपको पेमेंट करेंगे। तो ये सेक्शंस 92 प्रोवाइजो यही बोलता है कि सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, जो टर्म्स मेन डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उस जो मेन डॉक्यूमेंट में नहीं है उसको क्लियर करने के लिए एक ओरल अगर एग्रीमेंट हुआ है तो वो ओरल एग्रीमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। क्लियर? प्रोवाइजो 1 मतलब फ्रॉड वाला केस, प्रोवाइजो 2 मतलब मतलब क्लियर नहीं है उसका मेन डॉक्यूमेंट, कुछ मैटर छूट गया है तो उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। और वही भी प्रोवाइजो 3 को आएंगे। प्रोवाइजो 3 ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट जो बना है वो डॉक्यूमेंट बनने के लिए उससे पहले कुछ कंडीशंस दिया गया है। फॉर एग्जांपल ए और बी के डॉक्यूमेंट में एक सेल डीड हुआ है। अभी सेल डीड में आपको पता होगा कि अगर कंसिडरेशन या फिर सेल प्राइस जो भी है, अगर जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो उसमें एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? ए और बी के बीच में। उसमें कंडीशंस प्रेसिडेंट था।
कंडीशन प्रेसिडेंट, अभी कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है ये आप टीपी एक्ट में बताएंगे, सिर्फ इन शॉर्ट बता देता हूँ। प्रेसिडेंट मतलब प्रीसीडिंग, सब्सिक्वेंट मतलब बाद, तो कंडीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट तब तक फिल नहीं होगा जब तक जो कंडीशंस पहले फुलफिल ना हो जाए और कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब बाद में फुलफिल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल इस केस में सेल डीड में आपका सेल प्राइस है, तो ये ओरल एग्रीमेंट में कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि जब तक सेल प्राइस पेमेंट नहीं होता है तब तक सेल डीड इफेक्ट नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ कंडीशन प्रेसिडेंट जो सेल प्राइस पेमेंट नहीं हुआ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट टेक इफेक्ट, सेल डीड को हम लोग इफेक्ट में नहीं लिए। क्लियर। प्रोवाइजो 1 में फ्रॉड वाला चक्कर है, प्रोवाइजो 2 में जो मेन डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ स्कीप कर गया है, और थर्ड वाला है कंडीशन प्रेसिडेंट अगर है तो उसका फुलफिल नहीं हुआ है। अभी फोर्थ प्रोवाइजो 4, प्रोवाइजो 4 टू सेक्शंस 92, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सब्सिक्वेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट रिसाइडिंग और वेरिंग टर्म्स ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये डॉक्यूमेंट तो बन गया है सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, ये बनने के बाद वो जो इसके जो टर्म्स है ये डॉक्यूमेंट का उसको रिसाइंड मतलब कैंसिल करेंगे या फिर उसका जो टर्म्स है उसको वेरी करेंगे, तो क्या वो अलाउबल है? हाँ अलाउबल है। उसमें और एक कंडीशंस दिया गया, एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। मैंने शुरू में बताया था कि सेक्शंस 91 दो चीज़ को कवर करता है, क्या ना, एक जो कॉन्ट्रैक्ट, दो चीज़, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, और एक कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय द लॉ इन राइटिंग। तो ये जो प्रोवाइजो 4 है ये नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ को कवर कर रहा है। मतलब अगर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग और रजिस्ट्रेशन नहीं और पार्टीज़ ने अपने दोनों एग्री होते हुए अगर एक चीज़ राइटिंग में बनाया है तो सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट उसका दे सकते हैं, कोई भी टर्म्स चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसने यहाँ पे एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग, अगर कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग है तो ये ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अभी एग्जाम्पल समझो, ये थोड़ा क्रिटिकल है, कुछ क्रिटिकल नहीं है। एग्जाम्पल नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अभी इसका एग्जाम्पल देखो, लीज़ में अगर लेस देन 1 ईयर है तो वो नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है, टू बी इन राइटिंग। मतलब अगर लीज़ आप दे रहे हो तो वो लीज़ का जो टेन्योर है लेस देन 1 ईयर, उसका राइटिंग में या उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। बट कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग, अगर मोर देन 1 ईयर का लीज़ है तो कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रजिस्ट्रेशन। ये कहाँ पे मेंशन है लीज़ का कैसे, ये आप टीपी एक्ट में पढ़ सकते हैं। सारा लॉ में यही चीज़ प्रॉब्लम है, हर चीज़ कनेक्टिव है दूसरे एक्ट से, टीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सीपीसी, एविडेंस, हर चीज़ कनेक्टेड है। आप पढ़ाई करते समय आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो हर चीज़ आपको ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे पॉइंट में आता है, तो ये प्रोवाइजो 4 में ये कवर करता है एक्सेप्ट दोज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग, मतलब ये वाला चीज़ कवर नहीं करता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल में समझाएंगे। अभी कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय द लॉ इन टू बी राइटिंग कहाँ से, अगर लीज़ मोर देन 1 ईयर है तो इसमें एक चीज़ है, इसमें पर लीज़ तो हो गया। अभी डिस्प्यूट अराइज होता है ये है कि जब लीज़ का टेन्योर जब कंप्लीट हो गया तो लेसी बोलता है, क्या लेसी बोलता है, लेसी ये डिस्प्यूट करता है कि मैंने उसमें ये कंडीशंस दिया गया था लीज़ में कि अगर आप लेसी अगर रिन्यू करना चाहता है तो फिर 1 मंथ नोटिस देगा, ठीक है। तो डिस्प्यूट यही है कि उसने नोटिस दिया है या फिर नहीं दिया है। तो लीज़ के केस में इसमें दो चीज़ कवर है, एक तो लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर के, ये मोर देन 1 ईयर केस में आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, तो ये वाला केस यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो ये केस में अगर ये बोलता है कि लेसी के मैंने, हम लोग के बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ था और मैंने ओरली लेसर राजी हुआ था कि हाँ लीज़ रिन्यू कर देंगे, तो वो ओरल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो किस केस में एक्सेप्ट होगा, अगर लेस देन 1 ईयर, नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग। इसीलिए यहाँ पे ये कवर करता है कि जो भी
कंपलसरी रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग नहीं है, उस केस में अगर लेसी बोलता है कि हाँ 1 महीना का जो नोटिस देने का वो जो था कंडीशन टर्म्स, हम लोग ओरली एग्री हो गए थे और लेसर राजी हुआ था, उसका ओरल एविडेंस हम लोग प्रोवाइजो 4 में सेक्शंस 92 में दे सकते हैं। क्लियर? और एक बार बता दूं, ठीक है, रिवाइज थोड़ा कर देता हूं जल्दी से। तो प्रोवाइजो 4 सेक्शन 92 क्या कवर करता है? पहले एक्सेप्ट दोस रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग नहीं है तो उसको कवर नहीं करता है। जो पार्टीज लोगों ने जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है उनके हिसाब से अपने मन मर्जी से, तो उस केसेस में ये प्रोवाइजो कवर करता है। तो उस केसेस में ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं जो भी टर्म्स के बारे में। क्लियर? अभी प्रोवाइजो 5 बोलता है यूसेज और कस्टम। सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 5 क्या बोलता है? ये यूसेज और कस्टम, ये जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा मार देते हैं। इसको रट्टा मारने का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। अभी यूसेज और कस्टम क्या है? कॉमर्शियल या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उसमें कुछ ऐसे कस्टम होते हैं, मतलब कस्टम मतलब जो भी टर्म्स, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें कॉमर्शियल या बिजनेस ये कॉन्ट्रैक्ट में, व्यापार में ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग लिखने का ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डीम टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द बोथ द पार्टीज। मतलब अगर ए और बी के बीच में एक सेल का, सपोज 1000 पीसेस मोबाइल सेल का, 1000 पीसेस मोबाइल नहीं, बाइक सेल का एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अभी इसमें सेल में ये एग्रीमेंट में ये हुआ था कि जो भी ए और बी को सप्लाई करेगा वो ट्रेन से भेजेगा। किसमें पहुंचेगा? ट्रेन का। अभी कस्टम या फिर जनरली टर्म्स ये है, अगर ए सेलर है और बी बायर है, अगर ए का ड्यूटी है ट्रेन में भेजने का, तो फिर ऑब्वियस बात है ये कस्टम है या फिर यूसेज है कि जो भी ट्रेन का कॉस्ट है, वागन का कॉस्ट है, वो ए बियर करेगा। तो इसका तो मेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर? तो यही बोलता है कि अगर इस चीज़ का अगर टर्म्स है उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं, कि जो भी यूसेज कस्टम है उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ यही प्रिवलेंट यूसेज है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग ऐसे ही करते आते हैं, तो इसी यूसेज और कस्टम का हम लोग ओरल एविडेंस दे सकते हैं। क्लियर? अभी लास्ट वाला ये बोलता है सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 6 ओरल एविडेंस एज टू सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कैन बी गिवन। क्या बोलता है? सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 6 oral evidence as to surrounding circumstances can be given। अब ये सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है और ये कौन से केसेस में हम लोग ये एविडेंस दे सकते हैं? इसका केस में ये बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में लैटेंट एम्बिग्यूटी, ये लैटेंट एम्बिग्यूटी क्या है ना, ये आपका सेक्शंस 95 टू 98 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटेंट एम्बिग्यूटी क्या है? तो लैटेंट एम्बिग्यूटी क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें क्लियरली लिखा है, बट जब जो फैक्ट्स जो है उसमें प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल मतलब कॉन्फ्लिक्ट उसमें यह है कि जो एग्रीमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो प्रैक्टिकली जो फैक्ट्स को मैच नहीं करता, प्रैक्टिकली नॉट मैच टू द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। सर्कमस्टांसेस, अभी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, ए ने बी को एक कैलकाटा में हाउस है, किसका? ए का, उसने बी को सेल करने के लिए राज़ी हो गया, तो सेल डीड भी बन गया। बट एक्चुअली तो ये लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है कि ए बी को एक कैलकाटा में उसका जो हाउस है उसको 1 करोड़ में बेचने जा रहा है, तो एक डॉक्यूमेंट बन गया। बट जब एक्चुअली क्या है, उसका कैलकाटा में हाउस नहीं है, उसका हावड़ा में हाउस है। अभी आप पूछोगे हावड़ा क्या है, कैलकाटा क्या है? एक चीज़ ये, हावड़ा अलग है और कैलकाटा जो सिटी है ये आउटसाइड सिटी है।
दोनों वेस्ट बंगाल में हैं, तो उसमें ये लैटेंट एम्बिग्यूटी मतलब डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है इसमें ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा वाला घर भाई आप बोल रहे हो कैलकाटा में कि हावड़ा में, तो ए का एक्चुअली हावड़ा में ही घर है। तो उसको जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस हम लोग दे सकते हैं। ये कहाँ पे बताता है, ये सेक्शंस 92 प्रोवाइजो 6 में ओरल एविडेंस एज टू सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस कैन बी गिवन कब ना, जब डॉक्यूमेंट में या फिर जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसमें कोई लैटेंट एम्बिग्यूटी है। लैटेंट एम्बिग्यूटी मतलब जो भी डिफेक्ट्स है बट नॉट अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, वो ऐसी डॉक्यूमेंट देखने से वो पता नहीं चलता है, बट जो एप्लीकेबल टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट जो फैक्ट्स है उसके अगर कंपेयर करेंगे तो वो उसमें वो डिफेक्ट नज़र में आता है, तो उसके लिए उसको ओरल एविडेंस दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रोवाइजो 1 में फ्रॉड का चक्कर है, प्रोवाइजो 2 में क्लियरली बता नहीं रहा है कि कब पेमेंट करेंगे, और प्रोवाइजो 3 में आपका कंडीशन प्रेसिडेंट कुछ है तो वो फिलअप नहीं हो तो उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं, और प्रोवाइजो 4 में आपका बताता है कि कौन से केसेस में ये कवर करता है, जो डॉक्यूमेंट कंपलसरी नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी इन राइटिंग बट पार्टीज हैव मेड देम राइटिंग, उस केस में कवर करता है। तो उस केस में अगर कोई भी जो टर्म्स अगर चेंज हुआ है या फिर कोई भी टर्म्स हम लोग रिसाइन किए हैं वो उसका ओरल एविडेंस अलाउ है। और बाकी 5th प्रोवाइजो में कस्टमर यूसेज, और 6 में आपका सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस का दे सकते हैं। क्लियर। 91 में बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट मतलब अगर डॉक्यूमेंट हुआ है तो उसका टर्म्स प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करो, बट प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम अराइज होता है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 92 प्रोवाइजो 1 से प्रोवाइजो 6 वो जो सर्कमस्टेंसेस 6 सर्कमस्टेंसेस में वो टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस किस किस केस में दे सकते हैं वो हम लोग बता दिया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको डिटेल्स में हम लोग समझाएंगे और भी केसेस में जाएंगे। और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमको मेल भी कर सकते हैं। और हमारे फ्री क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करना मत भूलिए, उसमें हम लोग डिटेल्स में आपको मेंस का प्रिपरेशन, जुडिशरी मेंस का भी प्रिपरेशन करते हैं और प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करते हैं, और आपको बताते भी है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको मार्क फेच करना है, वो सब डिटेल्स में गाइड करते हैं। अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगे और एक बार बता रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।